नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम से देवनागरी लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है, उन ध्वनि संकेतों को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति पर किया गया है। साथ ही स्वर और व्यंजन वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किए गए हैं। इस लिपि में मूल रूप से 14 स्वर, 35 व्यंजन और 3 संयुक्ताक्षर, कुल 52 वर्ण हैं। और व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण, स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया गया है। इससे हम वर्णों को शुद्ध रूप से उच्चरित कर सकते हैं और व्यवस्थित क्रम होने से उन्हें याद रहने में भी सुविधा रहती है। रोमन लिपि में स्वर और व्यंजन आपस में मिले हुए हैं, किंतु देवनागरी में पहले स्वर ध्वनियाँ हैं, फिर व्यंजन ध्वनियाँ क्रमबद्ध हैं। दूसरी विशेषता है कि इस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है। रोमन लिपि और फारसी लिपि में एक ध्वनि के लिए कई विकल्प हैं, जिससे लिखने में भिन्नता आ जाती है तथा असमंजस की स्थिति रहती है। जैसे रोमन लिपि में क के लिए सी, के, क्यू, सी, एच सभी वर्णों का प्रयोग रहता है। इस तरह देवनागरी लिपि में भिन्नता नहीं है। अपरिवर्तनीय उच्चारण। देवनागरी लिपि की एक खास विशेषता ये है कि इसमें वर्ण चाहे जहाँ प्रयुक्त हो, उनका उच्चारण अपरिवर्तित रहता है, जबकि रोमन लिपि में एक वर्ण एक शब्द में जिस रूप में उच्चरित होता है, दूसरे शब्द में उसी रूप में उच्चरित नहीं होता। जैसे बट और पुट, उसमें यू का उच्चारण अलग अलग है। इसी प्रकार सिटी और कैमल, इन दोनों में सी का उच्चारण अलग अलग है। देवनागरी लिपि की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें साइलेंट वर्ड नहीं होते जैसे रोमन लिपि में होते हैं। इस प्रकार इस लिपि में ध्वन्यात्मक सामंजस्य है और उच्चारण और लेखन में एक रूपता होने से यह अधिक वैज्ञानिक लिपि है। वर्णात्मक लिपि। देवनागरी लिपि को हम वर्णात्मक लिपि कहते हैं क्योंकि इसके सभी वर्ण उच्चारण के अनुरूप है। रोमन लिपि और फारसी लिपि में यह गुण नहीं है। देवनागरी लिपि में ज ध्वनि को अंकित करने के लिए ज वर्ण का प्रयोग होगा, किंतु रोमन लिपि में ज ध्वनि को अंकित करने के लिए जे या जेड लिखा जाएगा। इसी प्रकार फारसी में इसे जीम लिखा जाएगा। देवनागरी लिपि में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें सारी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। रोमन लिपि इस दृष्टि से सक्षम नहीं है। जैसे रोमन लिपि में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों न, ण, य को व्यक्त करने के लिए केवल न से काम चलाया जाता है, किंतु हम जानते हैं कि ये सभी अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अतः हिंदी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को हम रोमन लिपि से केवल काम चला सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी तरफ रोमन लिपि में महाप्राण व्यंजन को सिर्फ एच लगाकर काम चला लिया जाता है, जो उचित नहीं है। देवनागरी लिपि अपनी क्षमता के कारण अधिक वैज्ञानिक है और सारी भारतीय भाषाओं की लिपि बनने में समर्थ है। गद्यात्मक लिपि। देवनागरी लिपि की एक और दुर्लभ विशेषता यह है कि वह अत्यंत व्यावहारिक और गद्यात्मक है। आवश्यकता के अनुसार इसने अनेक नए लिपि चिन्हों को भी स्वीकार किया है। जैसे फारसी की जो ध्वनियाँ हिंदी में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए देवनागरी के कई वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर उच्चारणगत विशेषता को व्यक्त किया जाता है। जैसे क, ख, ग, ज, फ नुक्ता लगाकर इन विशेषताओं को व्यक्त करते हैं।
इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों में व्यवहार में आने वाली ध्वनि ओ को भी देवनागरी लिपि में एक वर्ण के रूप में कहीं कहीं लिया गया है। इस प्रकार देवनागरी लिपि स्थिर और अपरिवर्तनीय न होकर गत्यात्मक लिपि है, जो इसके विकास का प्रमाण है। सरल, कलात्मक और सुंदर। देवनागरी लिपि की एक विशेषता यह भी है कि यह रोमन, फारसी आदि लिपियों की तुलना में सरल, कलात्मक और सुंदर भी है। रोमन लिपि में जहाँ वर्णमाला के 4 प्रारूप हैं, लिखने के कैपिटल अक्षर, छापे के कैपिटल अक्षर, लिखने के छोटे अक्षर और छापे के छोटे अक्षर, वहीं देवनागरी लिपि में अक्षर केवल एक ही तरह से लिखे जाते हैं। फारसी लिपि तो लिखने में और कठिन है। स्पष्टता। देवनागरी लिपि में पर्याप्त स्पष्टता है। इसमें एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम होने की बहुत कम गुंजाइश है। फारसी लिपि में यह दोष बहुत है, एक नुक्ता होने या ना होने से खुदा से जुदा हो जाता है। इसी प्रकार अंग्रेजी का रोमन लिपि में भी बहुत अक्षरों में जल्दी से लिखने में आपस में भ्रम होने की संभावना हो जाती है, जैसे ई और सी में, जे और आई में, ओ और क्यू में, एम और एन में। ऐसा देवनागरी लिपि में नहीं है। नियमबद्धता। देवनागरी लिपि में जो नियमबद्धता है वह शायद संसार की किसी लिपि में नहीं है। इसमें हर वर्ण अपने निश्चित स्थान पर क्यों है, इसका उत्तर दिया जा सकता है। वाग यंत्र को ध्यान में रखकर, उच्चारण स्थान को ध्यान में रखकर इसके स्वरों और व्यंजनों का स्थान निर्धारित किया गया है। रोमन लिपि में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। देवनागरी लिपि में ये बताया जाता है कि क के बाद ख और ख के बाद ग क्यों आता है। ये सभी कंठ्य ध्वनियाँ हैं, अर्थात कंठ की सहायता से इनका उच्चारण होता है, तो ये इसी स्थान पर संयोजित की गई हैं। देवनागरी लिपि के व्यंजन वर्णों का क्रम इस प्रकार है। कंठ्य वर्ग क ख ग घ य ये कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। च वर्ग के व्यंजन तालव्य अर्थात तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ट ठ ड ढ न मूर्धन्य अर्थात ट वर्ग के व्यंजन मूर्धा की सहायता से बोले जाते हैं। त वर्ग के व्यंजन दांत की सहायता से बोले जाते हैं, तो इन्हें दंत्य कहते हैं। प वर्ग के व्यंजन होठों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। इसी के साथ व्यंजन वर्ग में यर लव अंतस्थ व्यंजन है और श श स ह ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार देवनागरी लिपि में व्यंजन संयोग के नियम भी सुनियोजित हैं, इसलिए इनमें वर्तनी की भूलों की संभावना कम रहती है। इस प्रकार देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक है तथा इसमें गुण अधिक और दोष न्यूनतम है, इसीलिए यह अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होती है। आगे की कक्षा में हम इस लिपि के दोषों पर बात करेंगे। धन्यवाद।